नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बिलासपुर जिले की मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एकमात्र नगर पंचायत मल्हार में शनिवार को हुई आगजनी की घटना ने स्थानीय प्रशासन की गंभीर लापरवाहियों को उजागर कर दिया है। वार्ड क्रमांक 15 में एक खलियान में अचानक से लगी आग से 2 पैरा के ढेर बुरी तरह से जलकर राख हो गए, जहां किसान द्वारा लगभग 70 से 80 कट्टी धान रखा गया था, जबकि पास में धान और खरही भी मौजूद थी। सौभाग्य से आसपास के जागरूक नागरिकों ने समय रहते धान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे बड़ी क्षति और संभावित जनहानि टल सकी। खलियान 2 आवासीय मकानों के बीच स्थित होने के कारण हालात बेहद ही संवेदनशील थे। नगर पंचायत की दमकल व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। दमकल वाहन में बैटरी नहीं थी, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर स्टार्ट किया गया। वहीं ट्रैक्टर की भी बैटरी खराब होने से उसे ढकेल कर चालू करना पड़ा। दमकल की लाइट खराब होने के कारण ट्रैक्टर की रोशनी में वाहन को मौके तक ले जाया गया और जब आग बुझाने के लिए पानी चालू किया तो टैंक में पानी ही नहीं मिला, क्योंकि टैंक में पहले से ही एक छेद था। आग की चपेट में आकर बिजली का केबल जलने से पूरे क्षेत्र की सप्लाई भी बंद हो गई, जिसके बाद बिजली विभाग को बुलाकर लाइन कटवाई गई और आनन फानन में दमकल में पानी भरकर आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के किसी भी वाहन में बैटरी उपलब्ध नहीं है। पानी के टैंकर भी खराब पड़े हैं और उनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्र में निवास नहीं करते, जिससे स्थानीय समस्याओं के प्रति उनकी उदासीनता साफ नजर आती है। समय रहते व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा टल पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर बिलासपुर रेलवे से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उमेश कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए बिलासपुर मंडल में डीआरएम पद की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने कोरबा बिलासपुर मेमो रेल हादसे की CRS रिपोर्ट आने के बाद 11 दिसंबर को तबादला आदेश जारी किया था। इस आदेश में वर्तमान डीआरएम राजमल खोईवाल की जगह पश्चिम रेलवे में पदस्थ मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर उमेश कुमार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन का नया डीआरएम बनाया गया था। लेकिन उमेश कुमार, जो फिलहाल पश्चिम रेलवे के चर्चगेट मुंबई में CSE 1 के पद पर कार्यरत है, उन्होंने रेलवे बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर इस पदभार को लेने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि अपने पत्र में उमेश कुमार ने बताया कि पारिवारिक परिस्थितियां उनके लिए बड़ी बाधा है। उनका बेटा 10वीं कक्षा के मध्य स्तर में है और पत्नी भी नौकरी पेशा है। ऐसे में स्थानांतरण उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने रेलवे बोर्ड से डीआरएम पद पर जारी तबादला आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। अब देखना होगा कि रेलवे बोर्ड इस अनुरोध पर क्या निर्णय लेता है और बिलासपुर मंडल को नया डीआरएम कब मिलता है। इधर बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर में वर्षों से चली आ रही शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब विरोध खुलकर सामने आ गया है। छात्र संगठन NSUI ने इस गंभीर आरोपों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की निरीक्षण समिति जब विश्वविद्यालय पहुंची, तब NSUI जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने समिति को 14 बिंदुओं पर आधारित 10 पन्नों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा। NSUI का आरोप है कि महर्षि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर पहले ही कलेक्टर बिलासपुर से शिकायत की गई थी, जिसके बाद जांच समिति भी गठित की गई। लेकिन जांच समिति ने कलेक्टर को लिखित में ये बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच में सहयोग नहीं किया। इतना ही नहीं, NSUI ने विश्वविद्यालय पर फर्जी DLED कॉलेज संचालित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। संगठन का कहना है कि कई जांच समितियों द्वारा अनियमितताएं उजागर होने के बावजूद विश्वविद्यालय पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। NSUI ने इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण का आरोप लगाया है। कई बार जांच कमेटियों ने जांच रिपोर्ट बनाई, जो अलग अलग जांच कमेटियां बनी भी, उन्होंने भी जांच रिपोर्ट बनाई और बहुत सारी गड़बड़ियां भी इनकी निकाली। लेकिन आपको बता दो कि इनके जो मालिक हैं वो मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले। महर्षि यूनिवर्सिटी के नाम से हजारों करोड़ की उनकी संपत्ति है। स्कूल, कॉलेज, संस्था, कई ऐसे फार्म हाउसेस संचालित हो रहे हैं और उनके हर प्रोग्राम में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एज अ गेस्ट के तौर पर आते हैं। मैं ये मानता हूँ, NSUI छात्र संगठन मानता है, यहाँ पढ़ने वाला हर एक छात्र मानता है
कि विष्णुदेव जी की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से महर्षि यूनिवर्सिटी को अपने हाथों के नीचे पूरे भ्रष्टाचार के साथ संचालित करने का संपूर्ण मौका दे रही है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का कहना है कि छात्रवृत्ति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसी वजह से भुगतान नहीं हो सका। उन्होंने ये भी बताया कि जांच समिति द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जांच समिति के सदस्यों का कहना है कि जांच अभी प्रगति पर है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट आयोग को सौंप दी जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी तक पहली बात तो ये कि जांच के लिए नहीं आए हम लोग आए निरीक्षण समिति में। और दूसरी बात, अभी तो हम कंक्लूड नहीं किए हैं ना, अभी तो शुरू किया है। पूरे जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो वास्तविकता सही बात होगी वही की जाएगी। एनएसयूआई ने जो आरोप लगाए हैं तो अभी मेरे को दिया है इन्होंने, इसलिए मैं कागज ले रहा हूँ और उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके आयोग को करना है, ये हम आयोग को फॉरवर्ड करेंगे उसको। सर 3 साल से जांच अब 3 साल के बारे में तो मैं नहीं बता सकता बेटा। वही अनियमितता 3 साल से हम एनएसयूआई तो लगातार अभी इस साल आए हैं ना, हमारे पास तो पहली बार आए हैं। ये जो निरीक्षण है विश्वविद्यालय का वो आयोग प्रतिवर्ष कराता है और इस वर्ष भी उसी कारण से आए हुए। रहा सवाल कंप्लेंट का, तो सारी कंप्लेंट की जांच आप उनको दे दिए हैं, उनसे ले रहे हैं और जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा और आगे भी दिया जाता है, पिछले भी दिया जाता है। एनएसयूआई ने आरोप ये भी लगाया है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और उसमें आप लोगों ने जांच में सहयोग नहीं किया था, इस कारण से नहीं मिल रही है। इस पर क्या कहना है? वो मसला उस समय हाईकोर्ट में था और उसके खारिज होने के बाद हमने पुनः कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि हमारी जांच टीम के द्वारा जांच की जाए ताकि जो है जो भी चीज़ें चाहिए हम दे सकें। और जांच टीम आ गई है हमारे पास, हमने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं। और क्या कारण से नहीं मिल रहा है? नहीं, वो कोशिश चल रहा है और वो बोला है हमको कि इस पर जल्दी कार्रवाई करें। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। नजरें अब आयोग की अंतिम कार्यवाही पर टिकी हुई है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ की गई कार्रवाई में 4 अलग अलग प्रकरणों में कुल 10 आरोपियों को पकड़ा गया है। दर्री कापा नहर किनारे और गंज स्कूल के पीछे डाक बंगला क्षेत्र में की गई दबिश के दौरान यात्री कुमार खांटे, विजयानंद, शिवफल बंजारे, राजूलाल बंजारे, कुबेर बंजारे, डीके साहू, प्रेम सारथी, किशन छाड़िया, साहिल गुप्ता, राहुल करेलिया को रुपए पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से कुल 5,320 रुपए नगद जब्त किया। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई है। इधर बिलासपुर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कुल कारोबारियों पर की गई सख्त जांच के बाद अब तक कुल 27 करोड़ 61 लाख रुपए का सरेंडर कराया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार महावीर कोल वॉशरी ने 10 करोड़ रुपए, फील ग्रुप में 11 करोड़ रुपए और पारस पावर ने 6 करोड़ 50 लाख रुपए जीएसटी के रूप में सरेंडर किए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान टैक्स चोरी और अनियमितताओं के अहम दस्तावेज सामने आए, जिसके बाद कारोबारियों ने ये राशि जमा करने पर सहमति जताई है। जीएसटी की टीम दिन भर अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच और पूछताछ करती रही। कार्रवाई अभी भी जारी है और आने वाले समय में सरेंडर की राशि बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। जीएसटी विभाग की सख्त कार्रवाई से कोल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर शनिवार की शाम रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगी अमराई के पास मेन रोड पर एक हृदय विदारक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान जोगी अमराई निवासी खुशबू उर्फ पुष्पांजलि पाव, पिता धन्नू सिंह पाव, उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है, जो स्कूटी क्रमांक CG12 BF 4009 से अपने कार्यस्थल से घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना आसपास के लोगों ने रतनपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मरसूरी भेजा गया है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। परिजनों ने बताया कि खुशबू रतनपुर से ही SBI कियोस्क सेंटर में कार्यरत थी और रोज की तरह ही शनिवार शाम ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रही थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगी का शिकार हुए युवक ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला साल 2023 का है, जिस पर अब पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सकरी निवासी कामेश्वर निर्मलकर को सड़क पर एक एटीएम कार्ड मिला था, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। युवक ने जब उस नंबर पर संपर्क किया तो दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने उसे एक अजीब और आपत्तिजनक ऑफर दिया। ठगों ने युवक से कहा कि यदि वो एक युवती को प्रेग्नेंट करता है तो उसे बदले में मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इसके लिए शर्त रखी गई कि युवक पहले बैंक में खाता खुलवाए और उसकी पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर भेजे। झांसे में आकर युवक ने पहले पंजाब नेशनल बैंक और फिर कैनरा बैंक में खाते खुलवाकर उनकी डिटेल ठगों को भेज दी। सकरी थाना में जुलाई 2023 में एक युवक कामेश्वर निर्मलकर के द्वारा ट्रेन में कटकर आत्महत्या कर लिया गया था। पुलिस द्वारा उसमें मर कैम करके मामले की जांच की जा रही थी। मर जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि युवक को एक एटीएम कार्ड मिला था जिसमें एक मोबाइल नंबर था। जब युवक ने इस मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो युवक की डिटेल ले लिया गया तथा उसको एक बैंक खाता खुलवाने के लिए कहा गया, और जब उस युवक ने बैंक खाता खुलवा कर उसका डिटेल उस मोबाइल नंबर पर भेजा तो कुछ दिन बाद युवक को पता चला कि उसके द्वारा खुलवाए गए बैंक खाते में जिसकी डिटेल जानकारी उसने एटीएम में वर्णित नंबर को भेजा था, उस खाते में लगातार डिटेल काफ़ी बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन होने लगा और बैंकों के द्वारा उस युवक से उसके हैवी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया। तब युवक घबरा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया और उस डर से कि उसके नाम से कहीं कोई बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, इस भय से वो ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लिया था, जिस पर पुलिस के द्वारा मर कैम में जो जांच में मोबाइल नंबर और उसके धारक के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना में लिया गया। शुरू में जो मोबाइल नंबर में उसने कॉल किया था तो मोबाइल नंबर के धारक ने कहा था कि उसको किसी महिला को गर्भवती करना, इस प्रकार से अजीबोगरीब में कुछ बातें हुई थी जो उसने अपने सुसाइड नोट में वर्णित किया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कुछ ही दिनों में इन खातों में भारी मात्रा में पैसे का लेन देन होने लगा, जिसे तुरंत अन्य खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था। इस संदिग्ध गतिविधि पर बैंक अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने युवक को बुलाकर पूछताछ की। तब युवक को पता चला कि उसके खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा है। इस जानकारी से वो गहरे मानसिक तनाव में चला गया और 4 दिन बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। ये घटना जुलाई 2023 की है। मामले की जांच के बाद अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले से हाथी आतंक की एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। कटघोरा वन मंडल में विचरण कर रहे हाथियों के दल से बिछड़कर आया एक हाथी बीते 10 दिनों से ग्रामीण इलाकों में दहशत का कारण बना हुआ था। अब ये हाथी वापस कटघोरा वन मंडल की ओर चला गया है, जिससे ग्रामीणों और वन विभाग ने राहत की सांस ली है। जानकारी के मुताबिक ये हाथी कटघोरा वन मंडल से बिछड़कर सिपत वन परिक्षेत्र में पहुंच गया था। इस दौरान हाथी ने भरवाडी, नरगोड़ा, बेमानगोई, खपराखोल और धुरीपारा गांव में जमकर उत्पात मचाया। सबसे दर्दनाक घटना बेमानगोई खपराखोल में हुई, जहां कोठार में धान की रखवाली कर रहे परिवार पर हाथी ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला कुमारीबाई यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल भी हो गए थे। इससे पहले हाथी ने भरवाडी में एक महिला और नरगोड़ा में एक युवक संतोष खरे पर भी हमला किया था। शुक्रवार को हाथी धुरीपारा होते हुए लिम्हा खुंदरा के जंगल पहुंचा और शनिवार सुबह वहां से वापस कटघोरा वन मंडल के चैतमा जंगल में प्रवेश कर गया। वन विभाग की टीम लगातार हाथी की निगरानी कर रही है। हालांकि आशंका ये बनी हुई है कि कटघोरा में डेरा वाले हाथियों का दल दोबारा सिपत का जो क्षेत्र है उस ओर न आ जाए। ऐसे में वन विभाग अलर्ट मोड पर फिलहाल है। सर वो हाथी अभी कहाँ है सर? वापिस हुआ कि चेतमागंज में, कटघोरा वन मंडल के चेतमागंज में? मतलब वापिस हो रहा है? हाँ वापिस हो रहे हो सर। जी सर, ओके, ठीक, थैंक यू। हाँ चेतमा में है। जी ठीक, थैंक यू। कोटा से शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा मंत्री की कड़ी फटकार के बाद संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में बेहोश होकर गिरने वाले कोटा बीईओ के खिलाफ अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंथन सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान गजेंद्र यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की थी। इस बैठक से पहले ही कोटा बीईओ नरेंद्र मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें सामने आई थी। आरोप था कि बीईओ ने नियमों को दरकिनार कर
लेकर दूर दराज के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को नजदीकी स्कूलों में अटैच किया। जब मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने बीईओ से जवाब मांगा तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर मंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए निलंबन की बात कही। मंत्री की फटकार सुनते ही बीईओ नरेंद्र मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई और वे बैठक के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिससे उस दिन कार्रवाई नहीं हो सकी। अब तबीयत में सुधार आने के बाद शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही नियम विरोध किए गए करीब आधा दर्जन शिक्षकों की अटैचमेंट समाप्त करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा कि नोटिस के जवाब के बाद बीईओ पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बिलासपुर कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी की बेटी और युवा कांग्रेस नेता ने सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया। इसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और शारीरिक शोषण से तंग आकर नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद सिरगिट्टी थाने में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। मार्च 2024 में यदुनंदन नगर में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी रही गोपाल सिंह की बेटी युवा कांग्रेस नेता गौरव सिंह ठाकुर ने सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, जिसे किशोरी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत होने लगी। तभी दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को शेयर किया। दोनों मोबाइल पर भी बात करने लगे। इस दौरान युवक ने नाबालिग को पसंद करने और उससे शादी करने की बात कही थी। किशोरी ने बताया कि अगस्त महीने से युवक उसे घुमाने ले जाने लगा। दिसंबर महीने में किशोरी ने बताया कि वो घर पर अकेली है। तब युवक ने उसके घर पर आने की जिद की। उसकी बातों में आकर किशोरी ने उसे घर पर बुला लिया। किशोरी के अकेलेपन का फायदा उठाकर युवक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया। तब किशोरी डर गई थी। युवक ने उसका साथ देने और शादी का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद युवक ने उसे फिर से मिलने के लिए बुलाया। किशोरी ने जब मना किया तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे नाबालिग डर गई। इसका फायदा उठाकर युवक ने उसे अलग अलग जगह ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी हरकतों से किशोरी तंग आ गई थी। 6 नवंबर को युवक ने उसे अपने घर पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद 11 नवंबर को फिर से मिलने के लिए बुला रहा था। मना करने पर वो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। तभी किशोरी ने पूरे मामले की जानकारी स्वजन को दी। इसके बाद उसने सिरगिट्टी थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। किशोरी की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।